हेलो फ्रेंड्स, 28 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है ऑल वुमेन बैटालियन टू टेक ऑन कश्मीर वुमेन पेल्टर्स ऑफ स्टोन्स। तो ये जो रिसेंट न्यूज आई थी कि गर्ल स्टूडेंट्स ने स्टोन पेल्टिंग किया सिक्योरिटी ऑफिशियल्स पे श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसके रिस्पॉन्स में अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक ऑल वुमेन इंडिया रिजर्व बैटालियन तैयार किया जाएगा। तो ये पूरी वुमेन फोर्स होगी जो ये वुमेन स्टोन थ्रोअर्स को काउंटर करने के लिए बनाई जाएगी। तो ये इसकी वजह से काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, वो भी हाईलाइट किया जा रहा है, और इसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये होम मिनिस्टर ने काफी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स की रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी भी प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी 80,000 करोड़ अनाउंस किया था फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसमें से 19,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए ये अमाउंट रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे ये सारे डिसीजंस ले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो थे उनके लिए यहाँ रिव्यू किया गया होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से। और उन्होंने कहा है कि एज मेनी फुटबॉल फील्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो सके वो जम्मू एंड कश्मीर में एस्टैब्लिश करनी चाहिए, स्पेशली रूरल कश्मीर में, ताकि यूथ इसमें एंगेज हो सके कंस्ट्रक्टिवली। तो ये एक न्यूज है। अगला है नो बैरियर टू नेमिंग लोकपाल से सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमने पहले डिस्कस किया है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। तो इसको अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो इसके अंदर लोकपाल ऑफिशियल होना चाहिए द सेंट्रल लेवल। तो लोकपाल विल बी एन एंटी करप्शन बॉडी, उनके पास सारी कंप्लेंट्स जा सकती है करप्शन की, वो उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उनका इन्वेस्टिगेशन विंग वगैरह भी है, प्रोसिक्यूशन विंग। तो ये इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया 13 में एक्ट पास होने के बाद। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे रीजन ये है कि इसको अपॉइंट करने के लिए लोकपाल सेंट्रल लेवल पे है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे है। तो ये पूरा एक्ट जो है वो लोकपाल के लिए है, और लोकायुक्त स्टेट्स को एस्टैब्लिश करना वो एक प्रोविजन ये एक्ट में है, उनके लिए भी है ये प्रोविजन कि उनको कंपल्सरीली अपॉइंट करना है लोकायुक्त। तो अब यहाँ पे लोकपाल अपॉइंट करने के लिए एक हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी है एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कमेटी में 5 मेंबर्स है, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो फिलहाल रीजन ये दिया जा रहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा रिकॉग्नाइज नहीं है, तो क्योंकि ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है लीडर ऑफ द अपोजिशन, और ये पोस्ट वो अपोजिशन पार्टी को जाती है जिसके पास एटलीस्ट दैट इज द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन एंड एटलीस्ट 10% सीट्स हो उनकी लोकसभा में। तो फिलहाल कोई पार्टी के पास, अपोजिशन पार्टी के पास 10% सीट्स नहीं है लोकसभा में, इसीलिए गवर्नमेंट ये पॉइंट रख रही है कि क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है रिकॉग्नाइज, इसीलिए सिलेक्शन कमेटी नहीं बन सकती, और इसीलिए लोकपाल अपॉइंट नहीं हो पाएगा। तो ये रीजन दिया जा रहा है। इसके ऊपर पहले भी हमने काफी डिस्कस किया है, क्योंकि एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन है। तो ये लोकपाल आपको याद होगा अन्ना हजारे जी के पूरे एफर्ट्स से प्रोटेस्ट जो हुए थे ऑल ओवर इंडिया, उसके बाद फाइनली यहाँ पे ये जो अवेयरनेस आई, उसके बाद ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास हुआ। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी पहले रखी गई है कि सीबीआई अपॉइंटमेंट के लिए भी जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन चाहिए, पर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का चेंज करना था। तो अभी भी जो है गवर्नमेंट ये कर रही है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल उसने प्रपोज किया है, तो उसके अंदर ये दिया गया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लोकसभा को सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी लोकसभा से रिप्लेस किया जा सके। तो अब वो चीज सीबीआई अपॉइंटमेंट के सिलेक्शन कमेटी के लिए ऑलरेडी की जा चुकी है, तो वो अमेंडमेंट जल्द से पास हो गया क्योंकि वो एक सिंगल प्रोविजन था। लेकिन जो लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, उसको भी हमने डिस्कस किया, उसमें और भी कई सारे प्रोविजन है, तो इसीलिए वहां पे वो डिले हो रहा है। तो ये डीलर को वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये रीजन है कि हम नहीं अपॉइंट कर सकते लोकपाल। तो अब ये जो आज की न्यूज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में ही एक प्रोविजन है, सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में क्लियरली लिखा गया है कि अगर सिलेक्शन कमेटी में कोई मेंबर एब्सेंट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि जो लोकपाल अपॉइंट किया गया है, जो मेंबर्स और चेयरमैन लोकपाल के, वो इनवैलिड हो गए। मतलब ऑलरेडी प्रोविजन है कि अगर एक भी मेंबर मिसिंग है तो उससे ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, वो नहीं है, ये पॉसिबल है। तो इसीलिए वो हाईलाइट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोविजन है, जब एक्ट में ही है तो अमेंडमेंट का वेट करने की क्या जरूरत है। तो ये एक पॉइंट रखी गई है सामने। उन्होंने ये भी कहा कि ये लेजिस्लेटिव डोमेन है, आपको डिसाइड करना है लेजिस्लेचर कैसे बनाना है, पर उन्होंने ये हाईलाइट किया कि लेजिस्लेचर में ही ये प्रोविजन है। फिर अगला न्यूज आइटम है यूएस बेस्ड फर्म टू बिल्ड स्पैन ऑन पंबन ब्रिज।
तो ये पंबन रेल ब्रिज है, ये जगह इंपॉर्टेंट है। ये पंबन आइलैंड, ये मेनलैंड इंडिया है, तमिलनाडु। ये पंबन आइलैंड से यहाँ पे एडम्स ब्रिज से मन्नार आइलैंड आता है, तो ये श्रीलंका है। तो यहाँ पे ये जो पंबन आइलैंड पे ये जो कनेक्टिविटी है, मतलब मेनलैंड और ये आइलैंड के साथ जो कनेक्टिविटी है, ये पंबन ब्रिज है। तो ये पंबन ब्रिज रामेश्वरम तक कनेक्ट करता है इंडिया, मेनलैंड इंडिया को। तो ये यहाँ पे जो पंबन रेल ब्रिज है कैंटिलीवर ब्रिज है। कैंटिलीवर ब्रिज का मतलब होता है जो एक एंड ओपन हो, तो ये पंबन ब्रिज है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसको सपोर्ट है और यहाँ पे ये ओपन है, अदर एंड ओपन है। ये पंबन ब्रिज ओपन अप भी होता है, मतलब अगर लार्ज शिप है तो उसको पास थ्रू करने के लिए ओपन भी हो सकता है। ये जो रेल ब्रिज है इसका एक स्पैन, तो ये स्पैन अभी फिलहाल मतलब एक पार्ट, इसका बीच का पार्ट यहाँ पे ये यूएस बेस्ड कंपनी को टेंडर दिया गया। इंडियन रेलवेज ने टेंडर फ्लोट किया था और इनमें इनको सिलेक्ट किया गया है। तो यूएस बेस्ड फर्म जॉइंट वेंचर बनाएगी विद L&T, लार्सन एंड टुब्रो, और ये प्रोजेक्ट अकम्प्लिश किया जाएगा। तो ये कैंटिलीवर ब्रिज के लिए प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ये रीजन ये भी कहा जाता है ये वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट करोजिव एनवायरमेंट है। तो करोजन रेजिस्टेंट हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज किया जाएगा टू मैन्युफैक्चर दिस ब्रिज। तो ये न्यूज है। ये ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा रीजन आपको पता होना चाहिए कि पार्क स्ट्रेट कहाँ है, पार्क बे क्या है, एडम्स ब्रिज कहाँ है, पंबन आइलैंड, मन्नार आइलैंड, तो ये सब गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है सब। फिर अगला न्यूज आइटम है जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रपोज्ड। तो नीति आयोग फिलहाल प्रिपेयर कर रही है 3 ईयर एक्शन प्लान। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई, उसके अंदर सारे जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स भी, स्टेट चीफ मिनिस्टर सारे रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पे ये प्लान ऑफ एक्शन अब बनाया जा रहा है। जो नीति आयोग 3 ईयर एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करेगी, 15 ईयर विजन स्टेटमेंट है, लॉन्ग टर्म विजन स्टेटमेंट, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी है और ये 3 ईयर एक्शन प्लान है। तो ये सारा प्रिपेयर किया जा रहा है भाई नीति आयोग। जो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, अब 5 ईयर प्लान खत्म हो गए। लास्ट 5 ईयर प्लान मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को एंड हो गया। तो अब ये जो 3 ईयर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, तो उसका ड्राफ्ट बनाया गया है और उसको अभी सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो वही यहाँ पे न्यूज है। तो नीति आयोग ने ये ड्राफ्ट में जो प्रपोज किया है वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो एक प्रोविजन ये है कि वो चाहते हैं कि जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होगा, एक इंडेक्स टू ट्रैक जुडिशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट लेवल पे जो कोर्ट्स है वो हाई कोर्ट्स उनको सुपरिटेंड करती है, उनका सुपरविजन उन पे होता है। तो हाई कोर्ट्स को ये हेल्प करेगा जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स उनको रेगुलेट करने में। तो यहाँ पे एक नॉन मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक टाइम फ्रेम ऐसे फ्रेम आउट किया जाएगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस कि ऐसे केस के लिए कितना टाइम लगना चाहिए आइडियली। तो एक बेंचमार्क हो आइडियल हो, और फिर उसके बाद जो केसेस अगर डिलेड है कि नहीं हो रहे तो वो हम पता कर सकते हैं और उस हिसाब से इंडेक्स प्रिपेयर किया जाएगा ताकि परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जा सके। तो जुडिशियल डिलेस काफी होते हैं, तो उसके लिए ये एक प्रपोजल है। उन्होंने और एक प्रपोजल ये भी रखा है कि जो पुलिस फोर्सेस है उनके नॉन कोर फंक्शंस जो है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन जो मेनली है वो तो उनको परफॉर्म करना है, पर बाकी एक तो और फंक्शंस भी उनको दिए जाते हैं वो उनसे हटा देना चाहिए, उनको आउटसोर्स करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। तो ये नॉन कोर फंक्शंस के एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए, जैसे कि जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाता है तो पुलिस एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, जॉब वेरिफिकेशन होते हैं, कोर्ट समन सर्व करने के लिए। तो ये सारा जब पुलिस फोर्स यूज किया जाता है तो उसकी जगह पे प्राइवेट सेक्टर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज करना चाहिए। इवन यूएन का मैंडेट है कि एटलीस्ट पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो 222 पर लाख पॉपुलेशन होना चाहिए, पर इंडिया में ये 137 पर लाख पॉपुलेशन है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। इवन वुमेन वर्कफोर्स को इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए कि जो न्यू रिक्रूट्स अपॉइंट होते हैं उनमें एटलीस्ट 30% वुमेन हो, ये टारगेट करना चाहिए। फिर और एक पॉइंट उन्होंने जो रखा है फॉर इम्प्रूविंग द लीगल सिस्टम यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग काफी लो होता है ऑन वेरियस पैरामीटर्स एंड वन ऑफ देम इज एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लो रैंक इसीलिए क्योंकि जुडिशियल डिलेस जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करने में, उसकी वजह से। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो किए जाते हैं, कि जुडिशियल वैकेंसीज है, तो ये अपॉइंटमेंट्स रियल टाइम ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे होने चाहिए कि कहाँ वर्कलोड पेंडिंग केसेस का ज्यादा है, तो वहां पे प्रायोरिटी बेसिस पे अपॉइंटमेंट किया जा सके। तो ये उन्होंने प्रपोज किया। फिर अगला न्यूज आइटम है UDI पैन लिंकिंग अ फॉस्शियन बार्गेन।
तो ये जो पर्टिकुलर केस है यूआईडी पैन लिंकिंग का, तो ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है ऑन सेक्शन 139 AA, जो इनकम टैक्स में इंसर्ट किया गया बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 जब बजट पास हुआ। तो इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो हमको यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं इस केस पे। तो अभी फिलहाल जो ये आर्टिकल में पॉइंट्स हाईलाइट की गई है, तो जो पेटिशनर्स आर्ग्यू कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये मैंडेटरी जो लिंकिंग है आधार और पैन का, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को काफी सारे एक्टिविटीज पे, जो सिटीजन की एक्टिविटीज है उन पे इनको खबर मिलेगी, उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा। तो पूरा नेशन जो है वो सर्वेलेंस के अंदर आ सकता है। तो ये हाईलाइट किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि हम अभी भी अपने प्रीवियस जो ऑर्डर थे उसके ऊपर अधा करते हैं और ये वॉल्यूंट्री रहेगा, आधार लिंकिंग मैंडेटरी नहीं किया जाएगा। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैंडेटरी नॉन वेलफेयर मेजर्स के लिए किया जा सकता है। तो इसी का आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक ये पॉइंट भी रेज की कि जब आप बायोमेट्रिक डिटेल्स देते हैं तो बायोमेट्रिक डिटेल्स यहाँ पे आपका मैंडेटरी किया जा रहा है फॉर पैन लिंकेज। तो आप बायोमेट्रिक डिटेल्स मैंडेटरीली पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए भी देते हैं। तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आया कि उसका एक लेजिटिमेट पर्पस होता है कि अगर कुछ हो गया दूसरी कंट्री में, जब कोई जा रहा है और वहां पे कुछ हुआ, तो दे नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन, इवन रिकॉग्नाइजिंग कि वो आपकी कंट्री का सिटीजन है। तो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वहां ले रहे, तो वो लेजिटिमेट पर्पस के लिए ले रहे। पर ये जो मास सर्वेलेंस हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है विद आधार लिंकिंग, कि हर एक इंडिविजुअल का आधार इंफॉर्मेशन रहेगा, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहेगा, उनका बैंक अकाउंट इससे लिंक किया जा रहा है, पैन कार्ड लिंक किया जा रहा है, सारे डिटेल्स है। तो मास सर्वेलेंस भी पॉसिबल है आधार से। तो वो एक चीज हाईलाइट की जा रही है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली राइट टू प्राइवेसी कंसर्न आती है। और ये पेटिशनर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो लिंकिंग है ये फॉस्शियन बार्गेन है। तो फॉस्शियन बार्गेन एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि आप एक अग्रीमेंट करो जिसके अंदर आप अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को नजरअंदाज कर दो, इसलिए ताकि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। तो आप ये जो है वो फॉस्शियन बार्गेन हो रहा है, ये हाईलाइट किया जा रहा है। आधार आप मैंडेटरी कर रहे हो उससे। फिर अगला न्यूज आइटम है अगेन ऑन अनदर केस जो काफी टाइम से चल रहा है और ये आगे भी न्यूज में रहने वाला है, रिगार्डिंग द व्हाट्सएप फेसबुक अग्रीमेंट। ये व्हाट्सएप ने कहा है कि वो सारे अपने यूजर्स का इंफॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। तो इस केस को एक्चुअली पहले दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ पे पिटिशन फाइल किया गया। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप कुछ कंपल्सरी तो है नहीं, फ्री सर्विस है, आपको यूज करना है करो, नहीं करना है आप ऑप्ट आउट करो। तो उसमें ये कहा गया था, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था कि व्हाट्सएप के ये ऑर्डर दिया गया कि अगर किसी ने यूजर ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया तो उनका इंफॉर्मेशन आपको अपने डेटाबेस से भी डिलीट करना होगा, अपना सर्वर से भी, और उसको फेसबुक के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ भी। तो ये एक ऑर्डर आया था, पर इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे यहाँ पे 5 जज बेंच इस केस को हियर कर रहे हैं और ये लार्जर क्वेश्चन ऑन राइट टू प्राइवेसी पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ट्राई नया रेगुलेटरी रेजिम प्लान आउट कर रही है। तो इसके अंदर ऑनलाइन डेटा प्रोटेक्शन को एंश्योर करने के लिए स्टेप्स मेंशन हो गए। इवन गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करती है राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है इस केस में। तो ये एक पॉइंट है। तो अभी फिलहाल जो न्यूज है यहाँ पे वो ये है कि जो पेटिशन, पहले जो पेटिशनर्स यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं व्हाट्सएप के लिए, जो एडवोकेट्स है वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप भी राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड करती है। उन्होंने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लाया। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रिसेंटली लाया गया था व्हाट्सएप से। तो उसका मतलब कि कोई थर्ड पार्टी आपका डेटा, ये यहाँ पे आप क्या शेयर कर रहे हो वो उसके ऊपर हैक नहीं कर सकते, उनको वो सोर्स नहीं मिलेगा, ओपन नहीं होगा। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से मैसेज ट्रांसफर होते। तो ये एक लिया गया। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने रखा है कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने भी अपहोल्ड किया था कि दिस इज अ फ्री सर्विस, तो आपके पास चॉइस है, आपको नहीं यूज करना आप मत यूज करो ये सर्विस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये काउंटर किया है कि ये तो फ्रीडम ऑफ नेगेटिव चॉइस हो गया, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, मतलब आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज फ्रीडम ऑफ नेगेटिव चॉइस, इसीलिए इसको नॉट एग्जैक्टली फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं कहा जा सकता और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये स्टेटमेंट आया। तो आगे भी हियरिंग्स होगी तो अब पता चलेगा इस पे भी केस पे क्या जजमेंट होता है। फिर अगला न्यूज आइटम है भूटान आउट ऑफ व्हीकल पैक्ट। तो ये जो मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है इसको भी हमने पहले डिस्कस किया है, BBIN।
बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये 4 नेशंस का ग्रुपिंग है और ये BBIN मोटर व्हीकल अग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये सारी कंट्रीज के लेजिस्लेचर को इसको अप्रूव करना था, लेकिन भूटान ने अब कह दिया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो इसको ऑपरेशनलाइज नहीं करने वाले हैं और इसको आप बाकी 3 कंट्रीज आगे ले जा सकते हैं। तो भूटान का कंसर्न ये था कि वहां पे पब्लिक प्रोटेस्ट काफी हो रहे थे, तो भूटान के लोअर हाउस में इसको पास किया गया था, पर अब वो अपर हाउस में उनको वो नहीं एम्फसाइज करना, वहां पे फेल हो गया और वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं करने वाले पार्लियामेंट को और आगे स्टेप्स गवर्नमेंट नहीं लेगी भूटान में इसको पास करने के लिए, क्योंकि वहां पे अपोजिशन काफी है लोगों के अंदर कि ये मोटर व्हीकल अग्रीमेंट अगर पास हो गया तो ये ऑपरेशनलाइज होगा तो सारे जो ट्रक्स वगैरह है ट्रेड पर्पज के लिए ये सारे नेबरिंग कंट्रीज से भूटान में एंटर होगी और इसकी वजह से व्हीकुलर पोल्यूशन होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा और उस वजह से जो भूटान अपने आप को हमेशा डिस्प्ले करती है एज अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री, ये कार्बन न्यूट्रलिटी है, यहाँ पे कार्बन एमिशंस न्यूट्रल है, मतलब जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं तो सेफ गार्ड्स भी लिए जा रहे हैं लाइक अफॉरेस्टेशन वगैरह, तो वो न्यूट्रलिटी है, कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये एनवायरमेंट को काफी वो एम्फसाइज करते हैं, इवन ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पे फेमस है भूटान का जो वो मेजर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अपोजिशन काफी है कि वो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं चाहते ये अग्रीमेंट से की वजह से जो हो सकता है वो, तो इसीलिए अब भूटान ने अनाउंस कर दिया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भूटान ऑप्ट आउट करने वाली है, अब ये फॉर्मल ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि भूटान नहीं रहेगी इस अग्रीमेंट के पार्ट। फिर अगला न्यूज आइटम है नाउ ट्रम्प फ्लिप्स ऑन नाफ्टा। तो नाफ्टा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जब वो कैंपेन कर रहे थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए तब उन्होंने कहा था कि वो नाफ्टा को वर्स्ट ट्रेड डील है ये और इसको ये अबॉलिश कर देंगे, इसमें से ऑप्ट आउट कर देंगे, पर अब उन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं, यूएसए इससे ऑप्ट आउट नहीं करेगी क्योंकि वो उनको रिक्वेस्ट आई है बाकी 2 कंट्रीज से। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 1994 का अग्रीमेंट है अमंग्स 3 कंट्रीज, यूएसए की नॉर्थ और साउथ नेबर, नॉर्थ में कनाडा और साउथ में मेक्सिको, तो 3 कंट्रीज के बीच में ये अग्रीमेंट है और इसमें से अब यूएस ने कहा है वो ऑप्ट आउट नहीं करेंगे, पर यहाँ पे रीनिगोशिएशन हो सकता है जहाँ पे भी कंसर्न्स है। तो ये जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड उन्होंने काफी टाइम अपने जो कैंपेन के टाइम पे स्टेटमेंट्स थे उनसे वो पलटते हैं, तो ये और एक एग्जांपल है। और एक एग्जांपल इवन वन चाइना पॉलिसी का था, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट हुए थे तो उनको ताइवान प्रेसिडेंट से जो कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल आया था तो वो एक्सेप्ट करने के लिए चाइना ने कंसर्न रेज किया था कि ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री ने उनसे आप कॉल कैसे ले सकते हैं। यूएसए की तो वन चाइना पॉलिसी वो बिलीव करते हैं, वन चाइना पॉलिसी जो ये है कि ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, तो कोई कंट्री ताइवान के साथ इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना रखे, तो यूएस भी ये वन चाइना पॉलिसी फॉलो करती है, इवन इंडिया फॉलोज वन चाइना पॉलिसी, हमारे भी ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो जब ये केस भी आया तो उन्होंने यहाँ पे सामने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हम रिकंसिडर करेंगे कि यूएस को वन चाइना पॉलिसी फॉलो करना चाहिए कि नहीं, तो इसके भी बाद में वो टोन डाउन हो गए, उन्होंने कहा कि चाइनीज प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट के को मद्देनजर रखते हुए हम ये वन चाइना पॉलिसी अभी भी अपहोल्ड कर रहे। तो वैसे ही अब यहाँ पे भी वो कह रहे कि कनाडा और मेक्सिको के रिक्वेस्ट पे हम नाफ्टा को भी कंटिन्यू करने वाले, ये है न्यूज। तो यहाँ पे ट्रेड ये जो 3 कंट्रीज है उनके बीच में काफी इंक्रीज हो गया, $1.1 ट्रिलियन ट्रेड होता है इन तीनों कंट्रीज के बीच में, तो ये है नाफ्टा। इससे बेनिफिट्स दोनों कंट्रीज को होगी, यूएस कनाडा डेवलप्ड कंट्रीज है, मेक्सिको डेवलपिंग कैटेगरी में आएगी, तो यहाँ पे उनको लार्ज प्रॉस्परस मार्केट मिलती है मतलब डेवलपिंग कंट्री की, कंज्यूमर प्राइसेस यहाँ पे लो है, मैक्सिकन गुड्स जो आएंगे वो उनके लेबर कॉस्ट लो है मेक्सिको में, तो उसका बेनिफिट होगा यूएसए कनाडा को। मेक्सिको में भी जॉब्स इंक्रीज हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ में असिस्टेंस होगी, एक्सपोर्ट्स उनके इंक्रीज हो गए, एफडीआई फ्लो आएगा, तो ये बेनिफिट्स हो गए। फिर अगला न्यूज आइटम है डायरेक्ट टैक्स बेस टू सोर इन 3 years। तो ये नीति आयोग जो ड्राफ्ट 5 year प्लान बना रही है, एक्शन प्लान, उसके अंदर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स बेस है वो 3 साल में इंक्रीज होना चाहिए सिग्निफिकेंटली, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी सबने अपना इनकम बैंक अकाउंट में जो मनी डिपॉजिट किया है अब वो क्लियरली इनकम डिक्लेयर करेंगे, तो उसकी वजह से भी डायरेक्ट टैक्स बेस इंक्रीज होगा और जो ब्लैक मनी कब करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहे हैं उसकी वजह से भी टैक्सेशन आएगा, डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होगा, तो ये मेंशन किया गया है।
और उन्होंने और एक रिकमेंडेशन दिया है ये ड्राफ्ट 3 ईयर एक्शन प्लान में कि जो आउटलेज है, अलोकेशन है हेल्थ केयर, रेलवे, रोड सेक्टर के लिए इंक्रीज करना चाहिए सिग्निफिकेंटली इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो हेल्थ केयर को उन्होंने स्पेसिफिकली एम्फेसाइज किया है क्योंकि हेल्थ एक्सपेंडिचर सोशल वेलफेयर मेजर भी है, उनसे लोगों को बेनिफिट होता है, पुअर पीपल को, और ये ह्यूमन कैपिटल भी इंश्योर करता है। अगर हेल्थ है तो ह्यूमन कैपिटल है, इट्स अ रिसोर्स, लेबर रिसोर्स है, और अगर हेल्थ केयर नहीं है तो वो एक लाइबिलिटी हो जाता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर एक हो जाता है। तो इसीलिए प्रिवेंटिव एंड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर स्पेंडिंग इंक्रीज किया जाएगा तो बेनिफिट होगा इकोनॉमिकली भी। तो यहाँ है, तो टारगेट भी रखे गए कि 3.6% होना चाहिए, हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी लाई है, तो 3.6% हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर होना चाहिए, 3.6% ऑफ जीडीपी बाय 2019-20, ये टारगेट है। फिर अगला न्यूज आइटम है रिजेक्ट कॉटन प्रोजेक्ट ऑन द एनविल। तो टेलीकॉम कमिश्नर ने कहा है कि हम एक नया रिवैम्प टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन लॉन्च करेंगे, तो ये ड्राफ्ट किया जाएगा और थोड़े महीनों में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को दिया जाएगा अप्रूव करने के लिए, और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन ऑलरेडी था, 2000 में ये लॉन्च किया गया था, 2012 तक ये चला। तो अब यहाँ पे रिवैम्प टेक्नोलॉजी मिशन लाया जाएगा, तो इसके 4 पार्ट्स हो गए, तो 2 कॉटन प्रोडक्टिविटी के पे हो गए और 2 टेक्सटाइल्स पे। तो कॉटन प्रोडक्टिव वाले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, बाकी 2 टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर। इंडिया कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी मिशन चाहिए क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमको फॉलो करने चाहिए कॉटन प्रोडक्शन के लिए और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और क्वालिटी पे एम्फसाइज करना चाहिए, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी मिशन रिक्वायर्ड। फिर अगला न्यूज आइटम है रोबोटिक सिस्टम दैट 3D प्रिंट्स बिल्डिंग्स। तो ये MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूएस में, वहां के साइंटिस्ट ने ये नया रोबोटिक सिस्टम बनाया है जो 3D प्रिंट कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, पूरा बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर वो 3D प्रिंट कर सकते हैं। तो एक ह्यूज आर्म है, ये रोबोटिक आर्म है। तो ये रोबोटिक आर्म से पूरा जो एक व्हीकल है, ट्रैक व्हीकल है, वो ये पूरा इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म कैरी करके, उसके आगे प्रिसीजन मोशन रोबोटिक आर्म है, तो उससे ये पूरा आर्म कंस्ट्रक्शन नोजल है वहां पे, उससे ये जो जैसे 3D प्रिंटर्स फंक्शन करते हैं उनके अंदर मटेरियल इनपुट किया जा सकता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इनपुट किया जाएगा, और यहाँ पे वो प्रिसीजन से वो मटेरियल डेंसिटी कितना चाहिए, किस पर्पस के लिए वो मटेरियल बनाया जा रहा है, तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्ट्रेंथ के लिए या इंसुलेशन के लिए वगैरह, तो वो हिसाब से ये 3D प्रिंट हो गए मटेरियल स्ट्रक्चर्स और पूरा बिल्डिंग सेटअप किया जा सकता है। तो ये नया टेक्नोलॉजी जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बिल्डिंग्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो काफी प्रिसीजन और पर्टिकुलर फीचर्स से ये बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है। तो ये न्यूज है। 3D प्रिंटिंग हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर अगला है विनेगर टू द रेस्क्यू ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे जो फिलहाल मास कोरल ब्लीचिंग हुआ है, तो 2016 में भी हुआ और नेक्स्ट ईयर अगेन 2017 में भी यहाँ मास कोरल ब्लीचिंग हुआ है, तो इस वजह से यहाँ कोरल्स को रिवाइव होने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये काफी अफेक्ट किया है कोरल्स को यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ में। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आ रहे हैं पिछले 3 सालों में, उनसे भी ये कोरल्स अफेक्ट हुए, और जो लेटेस्ट थ्रेट अब कोरल्स को आ रहा है वो है क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश। तो ये जो स्टारफिश है, थॉर्न्स होते हैं, तो ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश जो है ये खा जाती है कोरल्स को, तो इसका पॉपुलेशन ग्रेट बैरियर रीफ में यहाँ काफी बढ़ गया है, तो एपिडेमिक लेवल्स पे ब्रीडिंग हो रहा है इनका, तो ये इनकी वजह से अब कोरल्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए जो सोल्यूशन लाया गया इसके लिए, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, वो ये है कि विनेगर यूज किया गया, तो विनेगर की वजह से क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश मर जाते हैं और बाकी मरीन लाइफ को, कोरल्स को ये अफेक्ट नहीं करता है। तो अब ये सोल्यूशन यूज किया जा रहा है टू टैकल क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश टू प्रोटेक्ट कोरल्स इन ग्रेट बैरियर रीफ। और लास्ट न्यूज आइटम है हिमालयन रॉक्स में अप फ्लड रिस्क, फाइन स्टडी। तो एक स्टडी की गई है, इसमें यह सामने आया है कि जो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स हिमालयस में होती है, तो उनकी वजह से हार्ड रॉक्स ज्यादा तादाद में पूरी रिवर्स में डंप के होते हैं, तो इनकी वजह से फ्लड्स हो सकते हैं। तो जो सदर्न हिमालयस है नियर द गंगा प्लेन्स, वहां पे जो ये रॉक्स आते हैं उनकी वजह से काफी ज्यादा फ्लड रिस्क है, और ये इवन रिवर्स के रूट भी चेंज कर सकते हैं, तो
इसीलिए यहाँ पे फ्लड रिस्क मैपिंग जरूरी है और उस हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाहिए यहाँ पे। तो वो एक चीज यहाँ पे हाईलाइट की गई है। तो हायर रीजन से जो लैंडस्लाइड्स अर्थक्वेक्स होते हैं उनका रिस्क फैक्टर कम है, लेकिन जो साधर्न हिमालय से होते हैं क्लोज टू द प्लेन्स, उनको रिस्क को हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट है। तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है 20 किलोमीटर जितना, और वो प्लेन्स पहुंच जाते हैं, और जब रिवर्स में वो अक्यूमुलेट होते हैं तो उनकी वजह से फ्लड्स वगैरह हो सकते हैं। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।